हेलो एवरीवन। अब ये आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं हाउ टू लर्न केमिकल रिएक्शन, जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 12th क्लास के अंदर 11th क्लास में रहता है जब ऑर्गेनिक पहली बार देखते हैं तो किस तरीके से हम इसको स्टडी करें, कितनी सारी रिएक्शंस होती है, कैसे लर्न करें, पॉसिबल ही नहीं है इतना सारा, कैसे लर्न करें। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं कि मैम किस तरीके से लर्न करें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें लास्ट तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, कैसे हमको स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर 90-95 तक हम कैसे इस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब इसमें जल्दी से मैं बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कैसे आपको करना है ताकि आप सारी रिएक्शंस है वो इजीली है वो लर्न कर पाओ। तो अब यहाँ पर करना ये है कि जैसे ही आप 11th या 12th में जैसे ही आप एंटर हो रहे हो तो सबसे पहला तो आपको जो कहा जाएगा, एक एडवाइस है वो दिया जाता है कि पीरियोडिक टेबल को आपको क्या करना है, लर्न है वो करना है। अब पीरियोडिक टेबल को लर्न कैसे करोगे? तो एक सिंपल सी बात है कि एक बच्चा जब छोटा होता है, जब वो स्टार्टिंग में स्कूल जाना शुरू करता है तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सीख जाता है। होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। पहले उसको छोटे छोटे वहाँ पर जो लेटर्स हैं वो आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। जब वो लेटर्स आइडेंटिफाई करना सीख जाता है तो फिर वो वर्ड्स बनाता है, और जब वो वर्ड सीख जाता है तो फिर वो सेंटेंस बनाता है। सिंपल सी बात है। तो अगर वहाँ पर आपको भी अगर केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको पहले बेसिक आना चाहिए। जब वो नहीं आएगा तो फिर आप भूल जाओ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब इसके लिए करना क्या होगा? 11th आते ही स्टार्टिंग है आपकी, तो यहीं से आप अपना जो एक स्टेप है वो बना लो कि भाई हमें करना क्या है, किस तरीके से हम स्कोर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर 11th पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप मान के चलो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे बिना किसी एडिशनल वहाँ पर किसी कोचिंग को ज्वाइन किए, बिना कहीं पर भी टाइम वेस्ट किए, बिना कहीं पर भी पैसा वेस्ट किए। आपको करना क्या है? बहुत सिंपल तरीका है कि इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहाँ पर पीरियोडिक टेबल है जो आपकी उसका एक कहीं से भी प्रिंट आउट आप ले लो, या आपके पास में अगर अवेलेबल हो तो जो भी आपकी स्टडी टेबल है तो सबसे पहले तो वहाँ पर एक काम करो कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। जब भी आप उठो बैठो करो आपके रूम के अंदर ये आपको है वो दिखती रहनी चाहिए। जब भी आप रूम में जितनी बार एंटर हो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हो तो ये आपको कंटिन्यू है वो दिखती रहनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको दिखती रहेगी तो पता रहेगा आपको कि भाई कहाँ पर कौन सा एलिमेंट है वो प्लेस्ड है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको 36 तो आप लर्न करके ही चलो, मान के चलो अब 11th में आ गए हो या 12th में भी अगर हो तो इतने तो आपके काम आने ही आने हैं। तो आपको एटलीस्ट पता चलता रहेगा कि भाई यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये तो रही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात। अब उसके अंदर यहाँ पर अगर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई एलिमेंट्स के अंदर की कौन कहाँ प्लेस्ड है तो आप इजीली उनका जो वैलेंसी है वो भी आपको पता चलने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे वैलेंसी आप पता लगा सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर पता लगा सकते हो। तो रिएक्शंस लिखना भी क्या हो जाएगा वहाँ पर आसान हो जाएगा। काफ़ी बार हमको वैलेंसीज पता नहीं होती तो हम किसकी वैलेंसी है, वहाँ पर है कार्बन और हम उसकी 3 बनाकर आ जाते हैं या 5 बनाकर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कार्बन अगर 14 ग्रुप में है तो 4 वैलेंसीज वहाँ पर होंगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, पीरियोडिक टेबल वहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है ऑर्गेनिक के लिए? ऑर्गेनिक के लिए आपको वहाँ पर नेम रिएक्शंस, जितनी भी जो नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस का मतलब जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गया, फिटिंग रिएक्शंस हो गया। अब ये जो भी रिएक्शंस कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस या जितनी भी जो 11th 12th के अंदर दोनों के अंदर आपके आ रही हैं वो एक चार्ट बनाकर उसको भी क्या करो अपनी स्टडी टेबल के सामने पेस्ट है वो कर लो। अब दिन में कितनी बार भी आप आगे पीछे कहीं पर भी रूम में आओगे जाओगे किसी भी काम के लिए, और थोड़ा सा जो इनका जो साइज है, फॉन्ट साइज है, उसको थोड़ा सा लार्ज करके रखना कि ताकि वो क्या है कि दूर भी खड़े रहो तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत भी दिखे। अब क्या है कि भाई अगर 12th के अंदर जैसे अगर आप हो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हो तो अभी मान के चलो कि भाई मार्च में पेपर होना है। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि मार्च में पेपर अगर होना है तो वहाँ पर अभी आपके पास में काफ़ी सारे महीने हैं। तो रोज का आप एक रिएक्शन भी अगर चलते फिरते अगर आप देख के चल रहे हो वहाँ पर तो नहीं चाहते हो भी आपकी नज़र इसके ऊपर पड़ेगी तो कोई भी एक रिएक्शन जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया तो वहाँ पर नहीं चाहते हो भी अगर आपने उसके ऊपर नज़र पड़ी तो आपको पता रहेगा कि भाई वहाँ पर रिएक्शन के अंदर RX लिखा हुआ है, 2Na लिखा हुआ है, प्लस X और R लिखा हुआ है।
तो यहां से ये हुआ और आर आर बन गया। तो इस तरीके से इसको अगर 2-3 बार अगर दिन में आते जाते भी अगर देख रहे हो तो हमारे दिन की एक रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई, वुड्स रिएक्शन मेरे को याद हो गई। अब उस चीज को क्या है कि भाई अगर मैं जितने भी दिन पीछे बच रहे हैं, मान के चलो वहां पर अभी जो 200 डेज है वो भी बच रहे हैं, ठीक है। तो 200 डेज के अंदर आप 200 रिएक्शंस लर्न कर सकते हो। आप तो अभी बात कर रहे हो कि इतनी सी रिएक्शंस हैं, 40-60 रिएक्शंस में ही घबरा रहे हो। आप अगर दिन की मतलब पूरे 200 डेज की मान के चलो तो आप 200 रिएक्शन तक है वो लर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतना मैकेनिज्म तो 12th में कुछ इतना खास है नहीं, 1-2 मैकेनिज्म्स हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो नेम रिएक्शंस है वो आपको नॉर्मली याद करनी, तो एक चार्ट पे बना सकते हो आप उनको सारी रिएक्शंस को, और चलते फिरते उनको देखते जाओ। तो दिन का एक रिएक्शन भी लर्न हुआ तो आपका वो रिएक्शन है वो पक्का हो गया। अब वो रिएक्शन तो हो गया पक्का, उससे नेक्स्ट वाला जब भी आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि उस पर भी नजर पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वो रिवाइज होता रहेगा। तो इस तरीके से आप बेसिक से स्टार्ट करो। आप ऐसा नहीं कि भाई एकदम से आप कन्वर्जन पर चले गए, जैसे अभी थोड़े टाइम बाद में आएगी ये प्रॉब्लम भी कि भाई मैम कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं। तो कन्वर्जन तो तब आएंगे जब आपको बेसिक रिएक्शन है वो सारी पता होंगी। तो नेम रिएक्शन का चार्ट एक आपको बना लेना है, पैरियोडिक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। नेम रिएक्शन से जो मैक्सिमम है, जो 11th में भी है और 12th में भी, दोनों आपको लर्न करनी है। और एक छोटा सा काम एक और करना है नेम रिएक्शन के साथ में, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बार बार हर चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी यही नहीं पता कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, किसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो वो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन है, बेंजीन से उठा लो आप, तो बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस हैं, जैसे नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, तो उसका भी एक क्या करो आप चार्ट बना लो वहां पर, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं शॉर्ट में ESR लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें यहाँ पर जो मैंने रिएक्शंस के नाम बताए, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या हेलोजिनेशन है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, इस तरीके से आप बना लो। उसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको बेसिक है वो पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये पता चल गया, नेम रिएक्शन आपने कर लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने कर लिया, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ऑर्गेनिक में, क्योंकि यही मेन चीजें हैं जो कन्वर्जन में क्या आती है, काम में आती हैं या एग्जाम्स के अंदर है वो पूछी जाती है। तो इनको आपको अच्छे से कर लेना। अगर इनको भी अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलो कि आप कन्वर्जन में कहीं नहीं अटकने वाले। आइडेंटिफिकेशन जो आता है, आइडेंटिफाई ABCD, तो इसमें आप कहीं नहीं अटकोगे। तो ये चीजें ही कम से कम आप अभी से आप लोग प्रैक्टिस में डाल लो कि ये 3 काम आपको आज से ही करने हैं। सबसे पहला पैरियोडिक टेबल का चार्ट, फिर नेम रिएक्शन का, और उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखोगे तो वहीं पर नीचे आप डाल देना कि भाई कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन मैटा डायरेक्टिंग है। अगर मैं 12th की बात करूं वहां पर, तो 12th के अंदर आपकी गिनती के जो चैप्टर्स हैं, एक तो हेलोएल्केन्स वाला, हेलोएरीन्स वाला हो गया, एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हो गया और एमाइंस हो गया। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स ही हुए ना। तो इसमें हेलोएल्केन्स के अंदर तो वो जितने भी जो हेलोजन्स है दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, नीचे वहां पर मेंशन कर लेना। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा, इसकी बात खत्म हो गई। फिर आया एल्कोहल फिनॉल, तो एल्कोहल फिनॉल अगेन क्या है, वहां पर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो वो भी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके वहां पर या तो ऑर्थो पर जाएगा या फिर पैरा पर जाएगा। फिर रही बात एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये तीनों की तीनों मेटा डायरेक्टिंग है। तो वहां पर अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है, चाहे वो वहां पर नाइट्रेशन हो, चाहे वो हेलोजिनेशन हो, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजिशन के ऊपर जाएगा। फिर लास्ट आया एमाइंस, तो एमाइंस अगेन वहां पर क्या हो गया, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया। तो इस तरीके से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझकर वहां पर उस रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से छोटे छोटे बेसिक स्टेप से आप आगे क्या कर सकते हो, पूरा अपना जो बेस है वो क्या कर सकते हो, आप पूरा स्ट्रॉन्ग है वो कर सकते हो। एकदम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई आपने सीधे सेंटेंस बनाना सीख लिया, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा।
तो बेसिक से अगर स्टार्ट करोगे तो केमिस्ट्री है वो बहुत ईजी हो जाएगी, आपको खुद को इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि जैसे मैथ्स के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर कन्वर्जन्स होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। अगर आपको बेसिक उसका पता है तो आप इजीली वहाँ पर किसी भी कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट है वो कर सकते हो। तो आपको इनिशियल मतलब बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। एकदम से आप सोचो कि भाई मैं सीधे यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल है कि भाई अगर आपको मैं सीधे कार पकड़ा दूँ और जबकि आपको साइकिल चलाना भी नहीं आती, तो क्या पॉसिबल है कि आप चला लोगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन को साइकिल चलानी भी नहीं आती तो वो सीधे कार कैसे चला लेगा? तो आपको पहले क्या करना है, बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इनिशियल जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आपको सीखना है, तब जाकर आप क्या कर पाओगे, वहाँ पर 12th में अच्छा स्कोर है वो कर पाओगे। तो जो भी बच्चे 11th में हैं उनको तो मैं अभी से कहती हूँ 11th को मजाक मत समझना आप लोग, 11th ही 12th का क्या बनाती है, बेस है वो बनाती है। और जो बच्चे 12th में आ चुके हैं, ये गलती कर चुके हैं, तो अभी भी बच्चों आप लोगों के पास में टाइम है, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो। जो चीज़ें मैं अब आपको बता रही हूँ उनके ऊपर ध्यान दो आप लोग कि भाई हमें इस तरीके से करके चलना है अभी से, और मैं तो कहूँ आज से ही। तो वहाँ पर क्या है कि आप नई करके भी केमिस्ट्री के अंदर 95-90 तक इजीली आप स्कोर है वो कर लोगे। पहले बेसिक चीज़ें करो, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। पहले छोटे छोटे कन्वर्जन्स करो और उसके बाद में फिर जहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो आइडेंटिफाई वाले ABCD वाले उनके ऊपर जाओ, या जो 2 स्टेप 3 स्टेप वाले कन्वर्जन्स है उनके ऊपर जाओ। पहले सिंगल वाला कंप्लीट करो, देन 2 वाला, फिर उसके बाद में 3 वाला। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बूस्टअप होगा। हमेशा हमें स्टेप बाय स्टेप, ये सीढ़ियों पर भी चढ़ते हैं तो ऐसे थोड़ी ना है कि 3 स्टेप एक साथ छलांग के अब 4th पे पहुंच गए। हम क्या करते, पहले 1 कंप्लीट करते, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आपको भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है कि यहाँ पर आपको भी इसी चीज़ को फॉलो है वो करना है, तभी जाकर आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर है वो कर पाओगे। और छोटी छोटी रिएक्शंस हैं उनको खुद बनाना सीखो बजाय उसको रटने के। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आपको अपनानी भी। ऐसा नहीं कि इसको वीडियो को देखा और छोड़ के चले गए और उससे कोई मतलब आपको यूज़ नहीं लगा। वो यूज़ तो तब लगेगा जब आप उसको अप्लाई करोगे। और मैं श्योर मतलब होकर कह सकती हूँ कि अगर आपने इन चीज़ों को अपनाया तो आपके परसेंटेज डेफिनेटली है वो बहुत अच्छे बनेंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको शेयर भी करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि अगर हमने 11th में नहीं पढ़ा ढंग से तो अब मैं 12th में कैसे प्लानिंग करके वहाँ पर अच्छे मार्क्स से वो स्कोर कर सकता हूँ। थैंक यू।